हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है टॉपिक नंबर 8, मेमोरी एड्रेसेस एंड पॉइंटर्स। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो चलते अपनी स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि when a program runs, the computer gives it some space in RAM. Every piece of RAM is like a little box, and each box has a number. That number is the memory address. ये बताता है कि जब जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट, तो जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो रैम में इस वेरिएबल की एक जगह बना देता है। ठीक है, लाइक अ लिटिल बॉक्स। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारा वेरिएबल और उसका एड्रेस और हमारे वेरिएबल की जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाउस की एग्जांपल लें, तो हाउस को आप एज ए कंसीडर कर लें एक मेमोरी सेल। रैम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेमोरी सेल्स होते हैं, तो हाउस को आप कंसिडर कर लें एज अ मेमोरी सेल। और हर घर का एक नंबर होता है, एक हाउस एड्रेस होता है। ठीक है, उस हाउस एड्रेस को आप कंसिडर कर लें एज अ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, और उस हाउस के अंदर कुछ ना कुछ होता है, या तो उसमें एक बंदा रह रहा होता है, या तो उसमें कोई भी नहीं रह रहा होता। ठीक है, खाली होता है घर। ठीक है, तो वो जो भी चीज़ है, अगर कोई रह रहा है या नहीं रह रहा, तो वो उस घर की वैल्यू होगी, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, और लास्ट लाइन ये है कि यू डोंट चूज़ द एड्रेसेस, सी चूजेस ऑटोमेटिकली। कि इस वेरिएबल इंट एन को कौन सा मतलब सेल देना है, मेमोरी सेल देना है, या फिर कौन सा एड्रेस देना है, ये हम चूज़ नहीं करते। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है, जो हमारा सीपीयू है, वो खुद ही चूज़ करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो खुद ही चूज़ करती है कि इस वेरिएबल को कौन सा मेमोरी सेल देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। मेमोरी एड्रेसेस। अब ये एक्चुअल में किस तरह काम हो रहा है कि ये हमारे पास हमारी रैम है। ठीक है, और ये हमारी रैम है, और इसके अंदर ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये आप एज ए कंसिडर कर लें मेमोरी सेल्स। ठीक है, और इन मेमोरी सेल्स के अंदर ये जो नंबर्स हैं, ये हैं इन सेल्स के एड्रेसेस। ठीक है, तो ये है मेमोरी सेल के एड्रेसेस। ठीक है, हर एक सेल डिनो हर एक एड्रेस डिनोट करता है हर एक सेल को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट, फॉर एग्जांपल दिस इंट, और इंट में मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ नम। ठीक है, हमारे लिए तो इंट है, और वेरिएबल का नाम हमारे लिए नम है। ठीक है, इंट फॉर इंटीजर, नम फॉर नंबर। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इसको किस तरह रीड करेगा, कंप्यूटर के लिए ये थोड़ा डिफरेंट है। कंप्यूटर इंट को तो पढ़ लेगा जिस तरह भी पढ़ता है 1 zeros की फॉर्म में, लेकिन नम की जगह वो मेमोरी
नम की जगह वो रैम के अंदर एक एड्रेस को चूज़ कर लेगा कि इसको ये वाला एड्रेस देना है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर होता है वो नम रीड नहीं करता, वो मेमोरी एड्रेस को रीड करता है। ठीक है, नम हमारी आसानी के लिए, हमारे ईज़ के लिए है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं हेक्सा फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में, जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि वाई लर्निंग मेमोरी एड्रेसेस मैटर्स इन सी। सी में मेमोरी एड्रेसेस को सीखना क्यों ज़रूरी है? तो इसके काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैंने 3 वजूहात जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके सामने मैं अभी शो करूँगा। ठीक है, सबसे पहली वजह है कि टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा लिव्स इन रैम। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि रैम के अंदर जो हम स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को, ठीक है, और बाकी जो भी कोडिंग कर रहे हैं हम, वो सब कुछ रैम में स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो सब कुछ रैम में बिल्ड हो रहा है। ठीक है, रियल टाइम में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि वेयर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस हमें बताते हैं कि वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं। मतलब अगर आपको कभी जानने का शौक़ हो कि वेरिएबल्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्टोरेज में नहीं, हमारी रैम में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो रियल टाइम में रैम में होते हैं, उसके बाद वो अगर हम फाइल सेव कर रहे हैं तो फिर वो एज अ स्टोरेज में एज अ फाइल वो फिर सेव हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि हाउ अरेज सिट इन कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो रैम है वो एक कंटिन्यूस चंक्स है, उसमें कंटिन्यूस चंक्स होते हैं, मतलब कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जो कि मेमोरी सेल्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी एक में भी वो हमारे वेरिएबल को या हमारे अरेज को वो उसमें जगह दे देता है, उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, हाउ स्ट्रक्ट्स आर लेड आउट। स्ट्रक्ट्स हम एडवांस सी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात के लिए रखते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हाउ द स्टैक एंड हीप वर्क्स। स्टैक और हीप भी मेमोरी रीजन्स होते हैं, ये भी हम एडवांस सी में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कहता है दिस इज़ रियल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेसेस को अगर हम समझ लेते हैं तो इनको समझना ही रियल कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, सिर्फ कोड लिखने से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल अगर आप समझ के लिख रहे हैं, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप समझ के कर रहे हैं फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो एक आपको प्रोग्रामर बनाता है, कोडर बनाता है। ठीक है, ठीक है, मेक्स यू अ बेटर प्रोग्रामर ओवरऑल। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज़ डायनेमिक मेमोरी। अब डायनेमिक मेमोरी के बारे में हम एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, और उसके अंदर मेलोक और फ्री और इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं काफ़ी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर हमें अगर मेमोरी एड्रेसेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम डेटा को डायनेमिकली स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स नहीं बना पाएंगे। मतलब हम अगर जो प्रोग्राम 20 MB का बनना है वो 100 MB का बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब रैम हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह यू विल मैस अप मेमोरी। ठीक है, हम अपनी मेमोरी तो हम बनाने में इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जो यूज़र जो हमारी फ़ाइल डाउनलोड करेगा, ठीक है, रन करेगा, उसके भी 100 मेमोरी यूज़ होगी, ना कि 20।
ठीक है। और ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल मतलब ज़्यादा चांस कि आपके जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाए, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी में कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि अगर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर सीरीज़ शुरू की तो फिर मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए हम लार्ज प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो हम मिनी प्रोग्राम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो एडवांस सी के बाद फिर हम लार्ज प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में आपके काम आएंगे, ठीक है। आप उसको अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह। उसके बाद फाइल बफर्स, ये भी हम सीखेंगे एडवांस में, ठीक है। तो ये एडवांस के लिए रखते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा गेम डेवलपमेंट में, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि मेमोरी की एग्जांपल दी थी कि अगर अगर आप कोई गेम बनाते हैं सी का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायनेमिक मेमोरी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो 1 GB की फ़ाइल भी बन जाएगी, 2 GB की आप बना लेंगे, 3 GB के बना लेंगे, लेकिन वो क्या करेगी, वो आपकी भी रैम लेगी, लेकिन जो भी गेम डाउनलोड करेगा उसकी भी रैम ऑक्यूपाई करेगी। और स्मूथ, ज़ाहिर बात है, जब रैम ऑक्यूपाई करेगी तो स्मूथ रन भी नहीं होगी गेम आपकी, ठीक है। और क्रैश होंगी आपकी गेम और बग्स वगैरह, ठीक है, ये सारे मसले मसाइल खड़े होते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी किसी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, और बहुत सोच समझ के सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है, यूनिक्स वगैरह। और एम्बेडेड सिस्टम्स, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्बेडेड सिस्टम्स वाला, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आर्डुइनोज अगर आपने देखे हों तो उसके अंदर अगर कोई बिल्ट इन रैम है तो वो मतलब वो लिमिटेड होती है, फॉर एग्जांपल 32 MB होती है। तो अगर आपने कुछ चीज़, कोई कंट्रोलर वगैरह या कुछ और बनाना है, डिज़ाइन करना है, कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, तो आपको उस 32 MB की रैम को दिमाग में रखते हुए ही, सोचते हुए ही ऐसे फंक्शंस लिखने हैं कि आपका काम भी हो जाए और 32 MB रैम या फिर ज़ाहिर बात है 32 MB रैम से कम ही मेमोरी ऑक्यूपाई हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑल्सो आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेमोरी एड्रेसेस कितने ज़रूरी हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारे पॉइंटर्स के साथ मैच करता है, तो इसके बाद हम फिर पॉइंटर्स पे भी आएंगे। तो थर्ड पॉइंट कहता है टू यूज़ पॉइंटर्स, ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस जब तक आपको नहीं आएंगे तो आपको पॉइंटर्स का भी इस्तेमाल करना नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंटर्स सी का बिल्कुल एक कोर है, जो कि आप कह सकते हैं जो कंबाइन करते हैं बिगिनर लेवल सी, ठीक है, और एडवांस लेवल सी को कंबाइन जो चीज़ करती है वो है पॉइंटर्स, ठीक है। तो पॉइंटर्स स्टोर करते हैं वेरिएबल, जैसे कि वेरिएबल स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को, इसी तरह पॉइंटर्स स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेसेस को, ठीक है। और इसके अलावा पॉइंटर्स क्यों मैटर करते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल को इनडायरेक्टली एक्सेस करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ख़तरा हो कि अगर मैं कोई वेरिएबल एक्सेस करूँ तो मेरा जो बना बनाया प्रोग्राम है वो कहीं क्रैश ना कर जाए, कहीं कोई बग ना आ जाए, तो फिर भी आपने वो वैल्यू एक्सेस करनी है या उस फंक्शन को एक्सेस करना है या कुछ भी, तो आप एक और वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल बनाकर तो आप उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फंक्शंस के बिटवीन डेटा शेयर कर सकते हैं, वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। अरेज बहुत एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं,
पॉइंटर्स की मदद से, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है सब कुछ। तो अब हम अपना जो रियल टॉपिक है पॉइंटर्स, उसकी तरफ आते हैं और वो पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ अ पॉइंटर? अ पॉइंटर इज़ एसेंशियली अ सिंपल इंटीजर, ठीक है। पॉइंटर एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है, विच होल्ड्स मेमोरी एड्रेसेस, लेकिन ये वैल्यू की बजाय मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। दैट पॉइंट्स टू अ वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू को की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द एक्चुअल वैल्यू इटसेल्फ। एक्चुअल वैल्यू को होल्ड नहीं करता, बल्कि मेमोरी एड्रेसेस को होल्ड करता है, उस मेमोरी एड्रेस को जो जिससे हम फिर वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ना कि एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये जो 50 है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और वेरिएबल का नाम नम है और एक इंटीजर है, और ये जो एक पूरा मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक है, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस यहाँ पर है, ठीक है। तो जो पॉइंटर होता है वो क्या करेगा, वो इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेगा, ठीक है, और जब ये इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर लेगा तो तभी ये इस एक्चुअल वैल्यू को रीच एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, या पॉइंट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पॉइंटर है, लेकिन जो ये पॉइंटर है हमारा, ये डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू को जो कि 50 है इसको कभी भी रीच नहीं कर सकता। ये बात आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। पॉइंटर्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो पॉइंटर्स का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ की बजाय ये स्टोर करता है मेमोरी एड्रेसेस को, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले टाइप आएगी, उसके बाद एक स्टार हम डालेंगे, एस्ट्रिक, जो हमारी 8 नंबर की पे है। शिफ्ट और 8 को दबाएंगे तो आपका एस्ट्रिक, ये जो स्टार है, ये सिंबल, स्टार सिंबल जो है, एस्ट्रिक सिंबल, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद %, जो कि एक एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है। उसके साथ आपकी वैल्यू नहीं, बल्कि इधर आपका वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर सकते हैं पॉइंटर को। एक आप पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और फिर नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और फिर जो एक्चुअल वेरिएबल जो होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसको मैं वेरिएबल नेम के बजाय PTR, शॉर्ट फॉर पॉइंटर नेम, ठीक है, पॉइंटर नेम और पॉइंटर, ठीक है, PTR, और यहाँ पर मैं PTR, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये एंड ऑपरेटर क्या है। एंड इज कॉल्ड द एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये एड्रेस ऑपरेटर होता है एंड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, जो कि किसी भी वेरिएबल की, जैसे कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसके एड्रेस को ये एक्सेस करता है, ठीक है। यहाँ पर ए होगा तो ए का एड्रेस को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। अगर एंड ऑपरेटर नहीं डला होगा तो हम किसी भी वेरिएबल के
जो भी हम लिखेंगे वेरिएबल, उसके एड्रेस, उसके मेमोरी एड्रेस तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक हम एंड ऑपरेटर ना डालें, ठीक है, या फिर एड्रेस ऑपरेटर। और ये एस्ट्रिक क्या करता है, यहाँ पर ये जो एस्ट्रिक है, ये जो स्टार है, ये क्या करता है? एस्ट्रिक या स्टार इज कॉल्ड द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, इसको ज़्यादातर डी रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है कॉमनली, ठीक है, एंड इज यूज्ड व्हेन रेफरेंसिंग और मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर। अच्छा, तो ये जो स्टार है, इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहेंगे, और ये जो एंड का साइन है, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे। मीन्स के ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आखिरी दो लाइनें क्या कह रही हैं? व्हेन रेफरेंसिंग और मॉडिफाइंग, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इंट एज लिया, जिसको हमने वैल्यू दे दी 50, और इसके बाद हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर को हमने नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और फिर उस पॉइंटर की वैल्यू को हमने, मतलब मेमोरी एड्रेस को हमने फिर प्रिंट कर दिया। तो ये होती है रेफरेंसिंग, ठीक है, मतलब आप सीधा सीधा एक चीज़ इनिशियलाइज करो और फिर प्रिंट कर दो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो मॉडिफाइंग क्या होती है? मॉडिफाइंग जैसे कि हम कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर दें, कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने 50 इनिशियलाइज़ किया, फिर पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद इस पहले वाले मतलब इस एज वेरिएबल को मैंने दोबारा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। तो अब जो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी वो 50 नहीं, वो 100 होगी, मतलब कि मैंने मॉडिफाई कर दिया वैल्यू को। तो इस तरह हम मॉडिफाइंग समझ सकते हैं। ये ज़्यादा आपको तब समझ आएगा जब हम इसको एक्शन में देखेंगे, ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम बस पहुंचने वाले हैं। तो अगली स्लाइड हमें क्या कहती है कि हाउ पॉइंटर्स एक्चुअली वर्क, ठीक है, पॉइंटर्स एक्चुअली में किस तरह काम करते हैं, ठीक है। पहले जो समझना था वो समझ लिया, लेकिन अब आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इस तरह है कि हम अभी तक टाइप लिखते आए हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसको एक वैल्यू देते हुए आए हैं, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ इतना सा काम करते हुए आए हैं, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई ये मेमोरी सेल में सेव होता है, ठीक है, और इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस इसका ये है, ठीक है। और इस मेमोरी सेल को, इस मेमोरी एड्रेस को सॉरी, हम किस तरह एक्सेस कर पाएंगे? इसको हम विद द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑपरेटर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। या ये रहा, ये यहाँ पर है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। और इस एड्रेस एज, इस चीज़ को हम, जो मैंने लिखी हुई है एड्रेस एज, इसको हम किस तरह एक्सेस कर पाएंगे? इसको हम विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, विद हेल्प ऑफ पॉइंटर, सॉरी, विद हेल्प ऑफ पॉइंटर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, इसको स्टोर कर पाएंगे, इसको एक्सेस कर पाएंगे एम्परसेंड एज को, ठीक है। तो इसका खुलासा कुछ इस तरह है कि जब हमने पॉइंटर बना लिया, इसका खुलासा ये है कि जब हमने पॉइंटर बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम
एक्सेस कर पाए इसके एड्रेस को, ठीक है। और जब हम एड्रेस को एक्सेस कर पाए तो तब हम इसके वैल्यू, तो जो भी इस एड्रेस का रिस्पेक्टिव जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, या वाइस वर्सा जो भी है, तो उसके हम कंटेंट को या फिर आप कह लें वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, इसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे, इसको हम इस वैल्यू को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम नल असाइन कर दें, और मतलब हम कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रिंटिंग अ पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर्स के लिए जैसे हर चीज़ के लिए अपना अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो इसी तरह पॉइंटर्स के लिए %p होता है, ठीक है। और अगर आपने एड्रेस को आउटपुट कराना है तो आप %p और उसके बाद आप %p लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंटर का नाम विदाउट एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक अपनी लगाएंगे। लेकिन अगर आपने कंटेंट या जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको एक्सेस करना है तो आप उसका रिस्पेक्टिव आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, और फिर आप पॉइंटर का नाम विद एस्ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। तो आप उसकी कंटेंट को या वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थी अब तक की सारी स्लाइड्स। तो अब हम अपने एक्चुअल कोड की तरफ चलते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स के बाद हम एक सबसे पहले सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट नम या इंट मैं ले लेता हूँ फेवरेट नंबर इज इक्वल्स टू 7 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है। अब पॉइंटर किस तरह बनाना है, आपने इंट लिखना है, ठीक है। ठीक है, पॉइंटर किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपने इंट लिखना है, उसके बाद एस्ट्रिक साइन, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर के लिए लोग ज़्यादातर PTR शॉर्ट फॉर पॉइंटर यूज़ करेंगे, लेकिन मैं पॉइंटर ही यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इक्वल टू, इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, पॉइंटर्स होते हैं एड्रेसेस स्टोर करने के लिए, तो हम इसमें एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और फिर हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे, ठीक है, जिसके भी एड्रेस को हमने एक्सेस करना होगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसके एड्रेस को एक्सेस किया, ठीक है। तो ये है इस वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। 00 है, उसके बाद है 65FE14, ये है एक्चुअली XML फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप अपना कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है। और यहाँ पर आप 65FE14, ठीक है। अब इसको अगर अब हम ऑक्टल में अगर हम इसको प्रिंट करवाएं,
अब देख सकते हैं ये है 313 जो कि हमारा ऑक्टल के साथ मिल रहा है 313 77042। इसी तरह हम डेसिमल अगर हम डी लिख दें तो हमारा डेसिमल फॉर्मेट आ जाएगा जो कि है डेसिमल 66, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6684180। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस आ गया। और अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे उसका वेरिएबल का रिस्पेक्टिव फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं लगाऊंगा, फिर एस्ट्रिक के साथ पॉइंटर का नाम, फिर रन, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी जो कि है ये होल्ड कर रहा है 7। इसके साथ अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली वेरिएबल का नाम लिखूँगा और मैं इसको इक्वल टू अगली कोई भी और वैल्यू के इक्वल कर दूँगा और मुझे वो इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम एड्रेस को बार बार प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि एड्रेस सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको हाउस वाली एग्ज़ाम्पल बताई थी कि उसमें लोग चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लोग ऐड होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, ये घर खाली पड़ा रहता है, लेकिन जो एड्रेस होता है हाउस एक जगह जहाँ पर बन गया तो उसका जो एड्रेस असाइन हो गया उसे, तो वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंटर्स का। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक भी कवर हो गया है, तो अब आने वाली वीडियोस में हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और फिर जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट्स से, तो फिर हम अपनी एडवांस उस पर चलेंगे जो कि बहुत थॉरो होने वाले हैं लेक्चर्स। ठीक है, और तकरीबन हर चीज़ ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा।